मध्यकालीन भारत का इतिहास कई शक्तिशाली राजवंशों के धागों से बुनी हुई एक समृद्ध टेपेस्ट्री है और उनमें से स्लेव डायनेस्टी एक यूनिक और फाउंडेशनल जगह रखती है। 1206 में स्थापित इसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा पीरियड जिसने सदियों तक सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल लैंडस्केप को आकार दिया। स्लेव डायनेस्टी शब्द अपने आप में कुछ मिसलीडिंग हो सकता है। पर्शियन में उन्हें ममलुक के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ ओन्ड होता है। ये कन्वेंशनल अर्थों में ऑर्डिनरी स्लेव नहीं थे, बल्कि अक्सर हाईली स्किल्ड टर्किक मिलिट्री स्लेव थे, जिन्हें कम उम्र से ही वॉरफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन किया जाता था और अंततः वे ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस के पोजीशंस तक पहुंच जाते थे। इस डायनेस्टी का उदय भारत पर घुरिड के आक्रमणों का सीधा परिणाम था। घुरिड रूलर मोहम्मद गोरी का कोई नेचुरल एयर नहीं था जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। इसके बजाय उन्होंने अपने लॉयल मामलुक जनरल्स पर बहुत भरोसा किया, जिन्हें वे लगभग बेटों जैसा मानते थे। उन्होंने फेमसली कहा था कि जहां दूसरे राजाओं के 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, उनके पास अपने टर्किक स्लेव्स में हजारों बेटे थे जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। यह यूनिक सिस्टम, जहां स्लेव मेरिट और लॉयल्टी के आधार पर पावर के हाईएस्ट एशेलॉन तक पहुंच सकते थे, उस समय ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में पॉलिटिकल सिस्टम्स की एक खासियत थी और इसे उत्तरी भारत के न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज में फर्टल ग्राउंड मिला। इस सिस्टम ने दिल्ली में गवर्नेंस के एक नए रूप की नींव रखी। हेरेडिटरी मोनार्कीज के विपरीत, जहां सक्सेशन ब्लड लाइन द्वारा निर्धारित होती थी, शुरुआती मामलुक रूलर्स को अक्सर अपनी वर्थ साबित करनी पड़ती थी और अन्य शक्तिशाली नोबल्स की लॉयल्टी प्राप्त करनी पड़ती थी, जिनमें से कई खुद भी फॉर्मर स्लेव थे। इसने एक डायनामिक और अक्सर वॉलेटाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाया, जिसकी खासियत रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस और इंटेंस इंटरनल पावर स्ट्रगल्स दोनों थे। डायनेस्टी की कहानी केवल उसके शासकों के बारे में नहीं है, बल्कि एक नए राज्य की स्थापना और मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और भारत के दिल में एक नई टर्को पर्शियन आइडेंटिटी के फोर्जिंग के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के बारे में है। स्लेव डायनेस्टी नाम इस प्रकार एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स को एनकैप्सुलेट करता है। यह एक ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना उन पुरुषों ने की थी जिन्होंने अपना जीवन बॉन्डेज में शुरू किया था, लेकिन सॉवरेन बनने के लिए उठे, वास्ट आर्मीज को कमांड किया और लाखों लोगों के डेस्टिनी को आकार दिया। प्रॉपर्टी होने से लेकर शक्तिशाली शासक बनने तक की उनकी यात्रा उस युग की यूनिक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का एक टेस्टामेंट है। वे एक नए साम्राज्य के आर्किटेक्ट्स थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फाउंडेशंस रखी, जिन पर दिल्ली सल्तनत के बाद के राजवंश ने काम किया। उनका शासन लगभग 1 सदी तक फैला हुआ भारतीय इतिहास में ट्रांजिशन, कंसोलिडेशन और कल्चरल सिंथेसिस का एक क्रिटिकल पीरियड था। स्लेव डायनेस्टी की कहानी इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है। उनकी यात्रा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। तुर्किस्तान में जन्मे उन्हें एक युवा लड़के के रूप में स्लेवरी में बेच दिया गया था। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें निशापुर के चीफ काजी ने खरीदा, जिन्होंने उन्हें एक एक्सीलेंट एजुकेशन दी, जिसमें आर्चरी और हॉर्समैनशिप में ट्रेनिंग भी शामिल थी। काजी की मृत्यु के बाद ऐबक को अंततः मोहम्मद गोरी, घुरिड एम्पायर के शक्तिशाली सुल्तान को बेच दिया गया। ऐबक की इंटेलिजेंस, करेज और अनवेवरिंग लॉयल्टी ने जल्दी ही सुल्तान का ध्यान खींचा, जिससे मिलिट्री रैंक्स में उनका तेजी से उदय हुआ। वे गोरी के सबसे भरोसेमंद कमांडर्स में से एक बन गए। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, जहां घुरिड ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से हराया, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अपने न्यूली कॉन्कर्ड इंडियन टेरिटोरीज का वाइसरॉय नियुक्त किया। दिल्ली को अपना बेस बनाकर ऐबक को घुरिड पावर का विस्तार और कंसोलिडेशन करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने एक ब्रिलियंट जनरल और एक सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया, गैंजेटिक प्लेन्स में टेरिटरीज पर कब्जा किया और एक मजबूत घुरिड प्रेजेंस स्थापित किया। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंग के रूप में शासन नहीं किया, बल्कि एक लॉयल सबऑर्डिनेट के रूप में अपने मास्टर सुल्तान गोरी की इच्छा को पूरा करते हुए, जो आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित थे। 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के साथ निर्णायक क्षण आया। सुल्तान की अचानक मृत्यु बिना किसी डेजिग्नेटेड एयर के एक पावर वैक्यूम पैदा कर दी। यह अनिश्चितता के इस क्षण में था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफसर को जब्त कर लिया। इंडियन टेरिटोरीज पर उनका लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोल, स्थानीय सेना और नोबिलिटी से उन्हें मिली लॉयल्टी के साथ मिलकर उन्हें नेचुरल सक्सेसर बना दिया।
उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, जिससे घुरिड हार्टलैंड के साथ फॉर्मल टाइज टूट गए और भारत में स्थित पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम साम्राज्य दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ। इसने स्लेव डायनेस्टी की फॉर्मल शुरुआत को चिह्नित किया। ऐबक का सुल्तान के रूप में शासन हालांकि ब्रीफ था, 1206 से 1210 तक केवल 4 साल तक चला। इसकी छोटी अवधि के बावजूद उनका शासन फाउंडेशनल था। उन्हें उनकी जेनरोसिटी के लिए याद किया जाता है, जिससे उन्हें लाख बख्श या लाखों का दाता का खिताब मिला। उन्होंने दिल्ली के 2 सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स का निर्माण शुरू किया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में बनी पहली मस्जिद, और शानदार कुतुब मीनार, एक विक्ट्री टावर, जिसे उनके उत्तराधिकारी पूरा करें। 1210 में ऐबक का जीवन अचानक समाप्त हो गया, जब वे लाहौर में चौगन, जो पोलो का एक रूप है, खेलते हुए अपने घोड़े से गिर गए और मर गए। उनकी लेगेसी हालांकि एक नए डायनेस्टी की स्थापना थी, जो अगले 84 वर्षों तक शासन करेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद नेसेंट सल्तनत को इंस्टेबिलिटी की अवधि का सामना करना पड़ा। ऐबक के तत्काल उत्तराधिकारी आराम शाह इनइफेक्टिव साबित हुए और सिंहासन को जल्द ही शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने चुनौती दी, जो ऐबक के दामाद और खुद एक पूर्व स्लेव थे। इल्तुतमिश, जो बदायूं के गवर्नर थे, ने 1211 में आराम शाह को हराया और सिंहासन पर चढ़े। उन्हें व्यापक रूप से दिल्ली सल्तनत का सच्चा कंसोलिडेटर माना जाता है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें थ्रोन के लिए राइवल दावेदार और उत्तर पश्चिम से मंगोल आक्रमणों का खतरा शामिल था, जिसे उन्होंने डिप्लोमेसी के माध्यम से कुशलता से टाला। उन्होंने उन टेरिटोरीज को सिस्टमैटिकली रिकॉन्कर किया, जिन्होंने ऐबक की मृत्यु के बाद इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। उन्होंने नोबिलिटी को टर्कन ई चिहलगानी या कॉप ऑफ 40 के रूप में एक कॉर्पोरेट बॉडी में संगठित किया, जो शक्तिशाली टर्किक नोबल्स का एक समूह था, जिसने उन्हें साम्राज्य का प्रशासन करने में मदद की। उन्होंने सिल्वर टंका और कॉपर जीतल के साथ एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम भी पेश की, जो लंबे समय तक सल्तनत की कॉइनेज का आधार बन गई। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली को अपने साम्राज्य की ग्रैंड कैपिटल बनाया और ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। अपनी सक्षम बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित करने का उनका निर्णय अपने समय के लिए एक रिमार्केबली प्रोग्रेसिव कदम था। हालांकि इसे कंजर्वेटिव नोबिलिटी से फियर्स ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। रजिया सुल्ताना का शासन 1236 से 1240 तक एक नोटेबल लेकिन ट्रैजिक चैप्टर था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला मोनार्क के रूप में वह एक बहादुर और बुद्धिमान शासक थी, जो पुरुष अटायर में कपड़े पहनती थी और युद्ध में अपनी आर्मीज का नेतृत्व करती थी। हालांकि अपने अथॉरिटी को असर्ट करने के उनके प्रयासों और एक नॉन टर्किक नोबल याकूब के लिए उनकी प्रेफरेंस ने शक्तिशाली कॉर्प्स ऑफ 40 को एलियनेटेड कर दिया। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची, जिससे उसकी अंततः हार और मृत्यु हुई। उनके ब्रीफ रूल ने तुर्की नोबिलिटी द्वारा वील्डेड की गई इमेंस पावर और एक सॉवरेन को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा को उजागर किया, जिसने उनके डोमिनेंस को चुनौती दी, खासकर एक महिला को। स्लेव डायनेस्टी के अंतिम सिग्निफिकेंट शासक गयासुद्दीन बलबन थे, जिन्होंने 1266 से 1287 तक शासन किया। कॉर्प्स ऑफ 40 के सदस्य होने के कारण बलबनों की शक्ति और महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह जानते थे। सिंहासन पर चढ़ने पर उनका प्राथमिक लक्ष्य नोबिलिटी के इन्फ्लुएंस को कुचलना और सुल्तान के सुप्रीम अथॉरिटी को बहाल करना था। उन्होंने सिजदा या प्रोस्ट्रेशन और पायगोस, जो सुल्तान के पैरों पे चूमना है, के स्टर्न कोर्ट डिसिप्लिन को लागू किया, ताकि अपनी सुपीरियरिटी को लागू किया जा सके। उन्होंने नोबल्स की निगरानी के लिए एक फॉर्मिडेबल एस्पियोनाज सिस्टम स्थापित किया और आयरन हैंड से न्याय का प्रशासन किया, जिससे मोनार्की के चारों ओर फियर और ऑ का एक ऑरा बन गया, जिससे सल्तनत की शक्ति को अंतिम बार कंसोलिडेट किया गया। स्लेव डायनेस्टी का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। लगभग 1 सदी तक इसके शासकों ने एक नया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क स्थापित किया, जो पीढ़ियों तक चलेगा। उन्होंने नेसेंट साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों और मंगोलों के फॉर्मिडेबल एक्सटर्नल थ्रेट दोनों से सफलतापूर्वक बचाया, जो उस समय मध्य एशिया को तबाह कर रहे थे। एक बफर बनाकर
उन्होंने अनजाने में भारतीय उपमहाद्वीप को व्यापक विनाश से बचाया, जिसका सामना कई अन्य क्षेत्रों ने किया। इस स्टेबिलिटी ने एक यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर के उदय की अनुमति दी, जिसमें पर्शियन भाषा, कला और वास्तुकला को भारतीय परंपराओं के साथ मिलाया गया। डायनेस्टी की उपलब्धियां मैनीफोल्ड थीं। वास्तुकला की दृष्टि से कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जैसे स्मारक उनकी दूरदर्शिता के स्थायी प्रमाण हैं। प्रशासनिक रूप से इल्तुतमिश द्वारा इक्तादारी प्रणाली, वेतन के बदले अधिकारियों को भूमि राजस्व प्रदान करना का परिचय सल्तनत प्रशासन का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। बलबन के सत्ता को केंद्रीकृत करने और एक मजबूत अनुशासित मोनार्की बनाने के प्रयासों ने भविष्य के शासकों के लिए एक मॉडल प्रदान किया। ममलुकों ने प्रभावी रूप से विजय प्राप्त टेरिटरीज के एक ढीले कन्फेडरेशन से एक अधिक केंद्रीकृत और संगठित राज्य में संक्रमण किया, जिससे खिलजियों और तुगलकों के अधिक एक्सपेंसिव एम्पायर्स के लिए मंच तैयार हुआ। हालांकि जिन कारकों ने डायनेस्टी के उदय का नेतृत्व किया, उनमें उसके पतन के बीज भी थे। तुर्की नोबिलिटी के बीच लगातार पावर स्ट्रगल्स क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी का एक स्रोत थे। बलबन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर और इनफेक्टिव थे, महत्वाकांक्षी नोबल्स को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। बलबन द्वारा कॉर्प्स ऑफ 40 का दमन करने से एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया था, जिसे नए गुट, विशेष रूप से खिलजी, भरने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जो मोनार्की बनाई थी वह पूरी तरह से राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर थी और एक मजबूत शासक के बिना पूरी संरचना आंतरिक कोर्ट इंट्रीग्स और कंस्पिरेसीज के भार के नीचे ढहने लगी। अंतिम झटका 1290 में आया। अंतिम नॉमिनल मामलुक शासक शिशु कयूमर्स को जलालुद्दीन खिलजी मूल के एक शक्तिशाली नोबल के नेतृत्व में एक कूप में उखाड़ फेंका गया। इस घटना को, जिसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ने सत्ता पर ममलुक एकाधिकार के अंत और स्लेव डायनेस्टी के समापन को चिह्नित किया। खिलजियों ने विस्तार और प्रशासनिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की। अंत में स्लेव डायनेस्टी भारतीय इतिहास में एक क्रिटिकल फॉर्मेटिव पीरियड थी। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया और एक स्थायी प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत का निर्माण किया, लेकिन अंततः उन आंतरिक संघर्षों का शिकार हो गई जिसने इसे अपनी शुरुआत से ही परिभाषित किया था।